नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप सभी को पता है, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के फॉर्म चल रहे हैं और उन फॉर्म को लेकर बार बार सवाल आ रहे हैं विद्यार्थियों के। मैं काफ़ी विद्यार्थियों के जवाब कमेंट बॉक्स में, पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर या ग्रुप में, हर कोई भी समस्या हो तो उसका ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल पर है, जो अपना टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद एमएस, उस पर रिप्लाई उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ। फिर भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके रिप्लाई मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। तो आज कौन कौन से सवालों पर हम बात करेंगे, पहले हम एक सरसरी नज़र से देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो विद्यार्थियों के आ रहे हैं। और आपके भी अगर ऐसा सवाल है तो आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है। आय प्रमाण पत्र से संबंधित सवाल है कि सर आय प्रमाण पत्र सबको बनाना है या किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। क्या आय प्रमाण पत्र से कोई फर्क पड़ेगा मेरिट पर, या आय प्रमाण पत्र का आरक्षण से कोई लिंक है। तो इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, इस पर सभी सवालों पर हम बातचीत करेंगे। दूसरा सवाल आ रहा है, जिनने बीए बीएड साथ में किया है या बीएससी बीएड साथ में किया है और बीएससी बीएड या बीए बीएड का जो समेकित पाठ्यक्रम चलता है, जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है, उसका पहला बैच क्लियर हुआ है। और इस बैच के जो विद्यार्थी है जो रीट एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं और अब 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरने जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए स्नातक और बीएड की डिग्रियां अलग अलग किस प्रकार से काउंट की जाएगी, इस पर हम विचार करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि चरित्र प्रमाण पत्र है, जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो कितने बनेंगे और कहाँ कहाँ से बनवाना है और कब का बनवाना है, इस सब पर बात करेंगे। इसके बाद अगला सवाल है, रीट प्रमाण पत्र कब से मिलने शुरू हो जाएंगे, तो इस पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद जिलों का चयन किस प्रकार करना है, इन सब पर हम टॉपिक वाइज बात करेंगे। अगर आपका जो भी सवाल है वहाँ पर वीडियो को आप स्किप करके सीधा सवाल अपना देख सकते हैं। अब बात करें, अपना पहला सवाल है आय प्रमाण पत्र का। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहां पे आपको पूछ रहा है इज योर फैमिली एनुअल इनकम है वो लेस देन 2.5 लाख। क्या आपकी पारिवारिक वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम है। देखो, इसमें यस और नो का 2 ऑप्शन आ रहा है। अगर आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है, तो आपको यस करना है। और अगर 2.5 लाख से अधिक है तो आपको नो करना है। अगर आप नो करते हो तो आपको आय प्रमाण पत्र बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अगर आपने 2.5 लाख से इनकम कम कर दी है फॉर्म में, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा। और वो इनकम सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चेक किया जाएगा कि क्या रियली आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। और इनकम सर्टिफिकेट जो आप 4 पेज वाले, जो आपने बेरोजगारी भत्ता के लिए बनाया होगा, जो किसी अन्य एग्जाम के लिए बनाएगा, वही 4 पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, जिसमें नोटरी की जाएगी, 2 गेजेटेड ऑफिसर के हस्ताक्षर होंगे। और इस प्रकार एक 4 पेज का जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है, वही इनकम सर्टिफिकेट आपको बनाना है। अगर आप यस करते हैं, आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। अगर आप नो कर देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और इस इनकम सर्टिफिकेट से या 2.5 लाख से इनकम कम से ईडब्ल्यूएस पर, रिजर्वेशन पर कोई भी, या मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस की इनकम है 8 लाख से कम दर्शाई गई है आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में ये दिखाया गया है कि आपकी इनकम है वो 8 लाख से कम है, और आप यहाँ 2.5 लाख से कम कर रहे हैं। तो इसके एक फायदा होता है कि अगर आप 2.5 लाख से इनकम कम करते हैं तो 10-20 रुपये आपके फॉर्म में कम लगते हैं। जहाँ 500 रुपये फॉर्म के लगते हैं और अधीनस्थ बोर्ड जैसी एग्जाम्स में वहाँ 250 रुपये ही लगते थे। ये थोड़ा सा आपको रियायत दी जाती है 2.5 लाख से इनकम कम है तो। बाकी इससे कोई रिजर्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप 2.5 लाख से कम करें या ज़्यादा करें। अगर आपकी 2.5 लाख से एक्चुअली कम है तो आप एक इनकम सर्टिफिकेट बना लें, और वो आपको उस समय उपस्थित होते समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय आपको देना है। अब कब का बनाए, कुछ विद्यार्थियों का सवाल ये भी है सर कब का बनाए, तो आप अभी बना सकते हैं या बाद में बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, कुछ विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि 9 फरवरी से पहले पहले हर चीज़ें बनानी है। ऐसा कुछ नहीं है। 9 फरवरी से पहले आपकी जितनी भी शैक्षणिक योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता का मतलब क्या हो गया, आपके अगर ग्रेजुएशन है, 10th है, 12th है, बीएससी बीएड है, ये सभी आपके 9 फरवरी से पहले की डेट के होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा 9 फरवरी से पहले क्या होना चाहिए, तो इसके अलावा जो प्रशैक्षणिक योग्यता है, इसका मतलब आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, या आपकी जो कैटेगरी है, कैटेगरी मतलब जो कैटेगरी है वो 9 फरवरी से पहले होनी चाहिए। कैटेगरी का मतलब अगर आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है तो आपका 9 फरवरी से पहले का होना चाहिए।
अगर आप ओबीसी है, एमबीसी है, तो आपका सर्टिफिकेट है वो 9 फरवरी से पहले का होना चाहिए। इसके अलावा आप विधवा, परित्यक्ता या कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है, एक सर्विसमैन है, इन सब की जो है वो 9 फरवरी से पहले का होना चाहिए। इसके अलावा एक अगर आप सरकारी कर्मचारी है तो आपके लिए जो एनओसी है वो भी आपको 9 फरवरी से पहले लेनी है और उसके आपको नंबर भरने हैं। यहाँ पे देखो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी है और आप यस करते हैं यहाँ पे तो आपको ये स्टार लगाया हुआ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी मांगेंगे। क्या आपने अपने विभाग से एनओसी प्राप्त कर ली है, एनओसी के नंबर और डेट ऑफ एनओसी। अगर आपको एनओसी अभी नहीं लेते हैं तो यहाँ पे आप नो कर देना और यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो भर देना कि आपने इस दिन को डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। और जितना हो सके तो आप एनओसी ले लेना, अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लेना अपने विभाग से, ताकि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में आपको एनओसी जमा करानी होगी। अब नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स वालों के लिए, मतलब जिन्होंने विद्यार्थियों ने 4 साल का समेकित पाठ्यक्रम किया है, बीए, बीएड या बीएससी बीएड साथ में किया है, उन विद्यार्थियों के लिए क्या प्रावधान है, किस प्रकार से ग्रेजुएशन और बीएड के नंबर काउंट होंगे। तो देखो विज्ञप्ति में एक लाइन लिखी हुई है कि 4 वर्षीय जो समेकित पाठ्यक्रम की अर्हता की स्नातक उपाधि की जो परीक्षा है, स्नातक उपाधि की जो परीक्षा है, कैसे शैक्षिक विषय है। शैक्षिक विषय का मतलब होता है जो एकेडमिक सब्जेक्ट होते हैं, एकेडमिक सब्जेक्ट के जो प्राप्तांक है वो स्नातक के कुल प्रतिशत प्राप्तांक गणना के लिए मान्य होंगे। 1 मिनट यहाँ देखो, आपको वापस दो बैक देखो थोड़ा सा। अध्यापक लेवल द्वितीय के पद हेतु राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के कुल प्राप्तांक प्रतिशत का 90% एवं स्नातक परीक्षा के जो कुल प्राप्तांक है, मतलब जो ग्रेजुएशन के कुल प्राप्तांक है उसका 10% लिया जाकर कुल 100% के आधार पर राज्य स्तरीय वृत्ति सूची जारी की जाएगी। मतलब जो 90-10 का वेटेज है उसमें 90% रीट के और 10% है वो स्नातक के जो मार्क्स है उनके आधार पर लिया जाएगा। स्नातक के जो कुल मार्क्स है उसके आधार पर लिया जाएगा। अंतिम लाइन यही लिखी है, स्नातक के कुल प्रतिशत प्राप्तांक गणना के लिए मान्य होंगे। अब देखो यहां लिखा है स्नातक उपाधि है, मतलब जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, इसमें जो 3 साल होते हैं शुरू के, उसके जो प्राप्तांक है वो भी कौन से शैक्षिक विषयों के, मतलब एकेडमिक जो सब्जेक्ट्स है उन्हीं के प्राप्तांकों की काउंट करके। और मान लो जैसे सपोज करो आपके बीए है और आपने 3 सब्जेक्ट ले रखे हैं, हिस्ट्री, हिंदी। देखो हिंदी कंपलसरी हिंदी है, वो नंबर ऐड नहीं होंगे, केवल हिंदी आपने लिटरेचर ले रखी है तो हिंदी, और इसके अलावा आपने ले लिया पॉलिटिकल ले रखा है। ये 3 सब्जेक्ट आपके हैं। हर सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। इसका मतलब कितने पेपर हो गए? 6 पेपर हो गए। मतलब 1 साल में 6 पेपर होंगे। 100 नंबर का ये, 100 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 का ये, मतलब 600 नंबर के पेपर हो गए। मतलब 3 साल में कितने पेपर हो गए? 3 साल में मतलब 1800 नंबर का पेपर होता है। और इनमें से जो आपके जितने नंबर आ रहे हैं वो आपके स्नातक के नंबर गिने जाएंगे। मतलब हिस्ट्री में आपको यहाँ पे 70 नंबर मिल रहे हैं, यहाँ पर भी 70 नंबर, मतलब 140 नंबर यहाँ हो गए। यहाँ जो भी मिल रहे हैं, यहाँ जो भी, ये 1 साल का है। इसी प्रकार जो 3 साल का जो नंबर है, केवल वही विषय लेने जो आपने वैकल्पिक विषय में आप भर रहे हैं। आप जो वैकल्पिक विषय में भर रहे हैं, जो नीचे आपको पता होगा फॉर्म भरते समय नीचे आ रहा है जो आपके जो वैकल्पिक विषय है कौन कौन से, जैसे साइंस मैथ वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, वो वैकल्पिक विषय आप जो ले रहे हैं उन्हीं के नंबर आपको फिल करना है। तो ग्रेजुएशन में आपके वही नंबर काउंट होंगे जो वैकल्पिक विषय के नंबर है। बाकी आपको बीएड के आधार पर अंतिम साल के भी लगा सकते हैं। बाकी शेष बचे जो नंबर है जो ग्रेजुएशन निकालने के बाद वो नंबर है वो आप बीएड में फिल कर सकते हैं। बीएड के नंबरों से कोई लिंक नहीं है ज़्यादा, और आप कितने भी नंबर अंतिम साल का भी भर सकते हैं और उस साल का भी, मतलब जो ग्रेजुएशन निकालने के बाद जो नंबर बचते हैं वो भी भर सकते हैं। जैसा कि बीकानेर के निदेशालय में बात हुई है, वहाँ तो यही जवाब आ रहा है कि आप 3 साल के उसमें भर दो और 1 साल का बीएड में भर दो। 3 साल ग्रेजुएशन के, 1 साल बीएड के। लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है वो शैक्षिक विषयों के जो प्राप्तांक है स्नातक के कुल प्रतिशत प्राप्तांक गणना के लिए मान्य होंगे। तो आपको शैक्षिक विषयों को देखते हुए एकेडमिक जो सब्जेक्ट है उन्हीं के मार्क्स बढ़ने हैं। आपको ध्यान रखना 3 साल के नंबर को ऐड करके 1800 से डिवाइड कर देना, या जितने भी आपका पेपर हो, हर यूनिवर्सिटी में अगर अलग पेपर होता है तो आपके उस हिसाब से आपको प्रतिशत निकाल के भरने हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न है, चरित्र प्रमाण पत्र कितने बनेंगे। तो देखो, चरित्र प्रमाण पत्र है वो विज्ञप्ति में साफ लिखा हुआ है कि 3 चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं, 3 चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं। विज्ञप्ति में थोड़ी सी कटिंग हुई है, एक लाइन में नीचे से मिस है, तो उसमें आप अच्छे से देख नहीं पा रहे होंगे। 3 चरित्र प्रमाण पत्र है। एक तो आपको आपकी जो अंतिम कॉलेज है, अंतिम कॉलेज का मतलब आपने लास्ट डिग्री जहाँ से प्राप्त की है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र। अब मतलब आप अगर सब्जेक्ट देखो, अगर आप एमए या एमएससी दिखाते हैं बीएड के बाद, तो आपको एमए या एमएससी की जो कॉलेज है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अंतिम संस्थान है वो बीएड दिखाते हैं, तो आपकी जो बीएड की कॉलेज है वहाँ से आपको ये प्राप्त करना है चरित्र प्रमाण पत्र। एक तो 2 चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको गेजेटेड ऑफिसर है, जितने भी राजपत्रित अधिकारी है उनसे प्राप्त करना है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र वो आपको अटेस्टेड करके दे देंगे। और ये चरित्र प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है वो डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन आएगा उसके समय आपको चरित्र प्रमाण पत्र का जो गेजेटेड ऑफिसर से बनाने हैं उनका फॉर्मेट उस समय आ जाएगा। पुराना फॉर्मेट अधीनस्थ बोर्ड का मेरे पास पड़ा है, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो फॉर्मेट देगी उसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। तो ये चरित्र प्रमाण पत्र आपको 9 फरवरी से पहले बनाना है, इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र आप कब भी बना सकते हैं। बीएड का चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें या अंतिम कॉलेज के चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो आप अभी ला सकते हैं 9 फरवरी से पहले। बाकी ये 2 चरित्र प्रमाण पत्र है वो आप बाद में बना लेना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। इसका मतलब कुल 3 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए आपको, वो 2 तो गेजेटेड ऑफिसर से और 1 अंतिम कॉलेज से। अब अंतिम जो प्रश्न है या पहला वाला प्रश्न है कि रिट प्रमाण पत्र कब मिलेंगे। तो देखो, कल डीपी जारोली जी जैसा भी कहा था कि रिट प्रमाण पत्र सेंटर पर आपके भेज दिए गए हैं, और जैसे ही लिंक दी जाएगी एक वेबसाइट पर, कल न्यूज़पेपर वालों की कोई गलती है या सुनने में कोई गलती हुई है, उन्होंने बोल दिया बुधवार को 5 बजे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लिंक अभी तक आया नहीं है। जैसे भी प्रमाण पत्र अपने अपने डिस्ट्रिक्ट पर पहुंच जाएंगे उसके बाद सरकार एक या बोर्ड एक लिंक जारी करेगा, उस लिंक पर आप रोल नंबर लगाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रमाण पत्र कहाँ आया है। अब जो अदर स्टेट वाले हैं उनका प्रमाण पत्र आपकी स्टेट के पास में भी आ सकता है, जो पास का डिस्ट्रिक्ट है उसमें आ सकता है, या फिर आपको अजमेर से प्राप्त करना पड़ सकता है। तो इसके बारे में लिंक आएगी, उसमें रोल नंबर लगाओ, आपका सेंटर का पता चल जाएगा। आपको शायद तक डिस्ट्रिक्ट स्तर पर दिया जाएगा प्रमाण पत्र, तो आपको डिस्ट्रिक्ट से लेकर आना है। ये हो गया। अब जिलों का चयन किस प्रकार करना है इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो देखो, जिलों का चयन करने समय कुछ विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज है कि सर जिलों का चयन किस प्रकार करें। तो जिलों का चयन या इस प्रकार से जिलों का चयन कर लेते हैं, ताकि बाद में क्या होता है दिक्कत आती है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी है जिनको जिलों का चयन नहीं करना आता, तो इस प्रकार का विद्यार्थी है वो जिलों का चयन हर कैसे ही कर देते हैं, या मित्र वाला अपना अनुसार जिलों का चयन भर देता है। वो 5 जिले बता देते हैं शुरू के, बाद में अपने अनुसार भर देता है। तो इस प्रकार की दिक्कत आ जाए, ऐसे समस्या नहीं हो, इस वजह से आप क्या करो, एक पहले आप एक रफ पेज में आप जिले की प्राथमिकता के आधार पर भर लो। पहला जिला आपको भरना है होम डिस्ट्रिक्ट। पहले आपको बात बता दूं मैं, जो जिलों का चयन भर रहे हो आप, उसमें आपको पोस्ट नहीं देखनी है, वैकेंसी की विज्ञप्ति में जो वैकेंसी आई है किस जिले में कितनी पोस्ट है उसको आपको बिल्कुल नहीं देखना है। मतलब उससे आपको कोई लिंक नहीं है, आपका राज्य स्तरीय मेरिट बनेगी। तो इसलिए आपको पहले कोई भी इस प्रकार से नहीं भरना है कि आप वैकेंसी को देखकर जैसे भीलवाड़ा में ज़्यादा पोस्ट है तो वहाँ के भर दे, तो इस प्रकार से नहीं करना है। आपको पहले होम डिस्ट्रिक्ट बनना है। जैसे मैं एक सपोज करता हूँ, जैसे मान लो मैं नागौर से हूँ, तो पहले मैंने नागौर भर दिया, उसके बाद मेरे सीकर नज़दीक है तो बाद में मैंने सीकर भर दिया। अगर मान लो नागौर के उस साइड से हूँ मैं, तो अजमेर निकट है तो अजमेर भर दूँ। सीकर के बाद मैंने मान लो जयपुर भर दिया, उसके बाद अजमेर भर दिया। इस प्रकार अब अजमेर के पास में जो पाली है तो मैंने पाली भर दिया, इधर सीकर के पास झुंझुनू है तो झुंझुनू भर दिया। आपको इन जिलों का ध्यान रखना है कि अगर जो बाड़मेर, डूंगरपुर, जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, सिरोही, बारां, बीकानेर और जैसलमेर, ये जो 10 जिले हैं ये डार्क जोन के अंतर्गत आते हैं। मतलब इसमें अगर आपको ट्रांसफर की दिक्कत आती है थोड़ी सी, क्योंकि ट्रांसफर फर्स्ट टाइम खोले जाते हैं तब इनका नंबर नहीं आता है जो डायरेक्ट जोन में है। अभी मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने बात ही भी की है, डायरेक्ट जोन का लफड़ा हटाया जाएगा, तो अगर हटा दिया जाए तो बेस्ट है। बाकी इस प्रकार के जो जिले हैं उनमें थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन ये बात नहीं है कि आप डायरेक्ट जोन को भरे ही नहीं, क्योंकि अगर मान लो आप इधर
नागौर या इधर से हैं, बीकानेर से हैं, या बीकानेर के पास में, और आप नागौर से मान लो, और आप धौलपुर भर रहे हैं, तो आप अगर 6 या 7 साल धौलपुर ड्यूटी करोगे, उससे अच्छा है आप बीकानेर में ड्यूटी कर लो 12 साल, क्योंकि यहाँ पे बीकानेर पास में आपके नज़दीक है, आने जाने का साधन है। आपको छुट्टी हुई पहले उस दिन आ गए, अब डूंगर आप जो धौलपुर से आएंगे तो आपको कितना समय लगेगा। तो इस प्रकार आपको जिलों का क्रम बढ़ना है। केवल डायरेक्ट जोन को ही मत देखना, डायरेक्ट जोन में भी इस प्रकार के जिले हैं जिनमें सुविधा है, रहने की सुविधा है, जहाँ स्कोप है पढ़ने का, आप आगे तैयारी कर सकते हैं। इस प्रकार के आपको सभी बातें देखते हुए आपको जिलों का क्रम बढ़ना है। आप अगर डायरेक्ट जोन को छोड़ते हुए बढ़ते हैं तो इन जिलों को छोड़ते हुए सीधा बढ़ देना और एक लिस्ट बना लेना जिसमें आपको पूरी कितने किलोमीटर आपसे दूर है, उनका साधन क्या है, बस आती है या नहीं जाती, वहाँ पे आपराधिक प्रकरण किस प्रकार का है, ये सभी बातें देखते हुए आपको जिलों का क्रम बढ़ना है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। इसके बाद एक सवाल और आ रहा है, ये एक सवाल है कि सर हमारी जो BSTC हुई थी वो उसका रिजल्ट जारी किया गया था शायद 1 दिसंबर को जारी किया गया था, और जो मार्कशीट में आ रही है वो 18 दिसंबर आ रही है डेट। तो इस प्रकार की डेट आ रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें लिखा हुआ है कि आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित जो अंतिम दिनांक है उस तक आपकी समस्त जो न्यूनतम योग्यताएं हैं जैसे शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक और रिट, ये आवेदन की अंतिम तिथि के पहले अर्जित होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जैसे 9 फरवरी से पहले आपकी रिजल्ट आ जानी चाहिए, चाहे किसी प्रकार का रिजल्ट हो, सॉरी एडिशनल वालों को शामिल नहीं किया है, मतलब जो भी रिजल्ट है वो 9 फरवरी से पहले आपका हो जाना चाहिए। जैसे आपको मान लो BSTC का रिजल्ट 18 दिसंबर को आ रहा है, तो जो मार्कशीट में डेट है वही आपको दिखाना है 18 दिसंबर। अगर रिजल्ट 1 दिसंबर को आया है लेकिन मार्कशीट में 18 दिसंबर दिखा रहे हैं तो आपको 18 दिसंबर दिखाना है, क्योंकि 9 फरवरी से पहले तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको 8 फरवरी को भी रिजल्ट आ जाता है तो आप दिखा सकते हैं 8 फरवरी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका सवाल था। इस प्रकार ये जितने भी सवाल थे मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। इसके अलावा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, टारगेट विद MS, जिस पर आपको हर प्रकार की जानकारी दी जाती है। धन्यवाद।